हे स्मार्ट पीपल, और क्या हाल है। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और हमारी आज की इस मुलाकात में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अबे क्या बात कर रहा है, ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है? रुको जानी रुको, हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यार हमारी इस सोसाइटी में ऐसे कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसे सेक्स टैबू हैं जिसने हमारी सोसाइटी को बांध के रखा हुआ है। तो यार हम ही हैं आने वाली जनरेशन के यूथ, तो हमारे माइंड में ऐसा कोई मिथ ना हो, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी ज़रूरी है। बाकी इस चैप्टर में आप काफ़ी सारी नई बातें भी जानोगे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और इवन आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इस देश भारत में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। जी हाँ, स्पाइक रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, तो उसका कारण क्या था वो भी हम देख लेंगे, राइट। एंड इसके अलावा आपको पता है कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में आज के डेटा के अकॉर्डिंग एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन, राइट। तो ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, बट हाँ ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि एक हनी बी जो होती है वो इंटरकोर्स में पार्ट लेने के बाद उसका जो पीनस है वो एक्सप्लोड कर जाता है। यस। एंड हमारे ह्यूमंस के अलावा एक और स्पीशीज भी ऐसी है जो कि सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए इंटरकोर्स नहीं करती, बल्कि अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए भी इंटरकोर्स में पार्ट लेती है, और वो है डॉल्फिन्स, राइट। तो ऐसी काफ़ी सारी मज़ेदार बातें होंगी। So finally, I welcome you to this beautiful platform, the channel, your channel, that is NEET Niketan. Yes, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोडक्टिव हेल्थ। हम इसको 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, और एट द लास्ट हमारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम काफी सारे PYQs करने वाले हैं। एंड वंस यू अटेम्प्ट दिस चैप्टर, आई गारंटी कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, एम्स का उठा लो या किसी और नीट का या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का उठा लीजिए, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने लास्ट तक अटेम्प्ट किया तो। आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और हम शुरुआत कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल माइंड मैप, और हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे कि इसके चैप्टर के मतलब निकालते हैं पहले। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब? रिप्रोडक्टिव मतलब है समथिंग विच इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, राइट। और हेल्थ का मतलब है मीन्स बीइंग फिजिकली फिट, राइट। तो हम बात करेंगे कि यार कैसे लाइक हाउ मच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फिट, है ना, और कैसे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो फिट होना चाहिए, है ना, फॉर अ हेल्दी लाइफ बीइंग। इसके अलावा ऐसी कुछ बातें हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। और एसटीडीज के बारे में हम जानेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये बातें हमें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स लिख देता हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीएच के बारे में। आरसीएच इज व्हाट? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उसकी बात करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर वेंट्रल डिसीज। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इससे काफी ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये हमें टॉपिक बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा। और लास्ट टॉपिक जो होगा वो हम बात करने वाले हैं आपके एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड एआरटी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये भी हम पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे विद सम शानदार ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और चैप्टर में यार कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें कि सर क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्या ज़रूरत पड़ी, तो पहली चीज़ जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम बताई गई है वो है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। और दूसरा बताया गया दैट इज द प्रॉब्लम, जो कि है एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसे बेटर कैसे किया जाए, और इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो हर बार जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन आता है कभी कभार, है ना, तो उसका कारण क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, वो सारी बातें जो है इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो हमें डील करनी है इस चैप्टर के अंदर। एंड आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है आपका आरसीएच, ठीक है।
तो RCH से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज सर RCH? RCH इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है. अभी क्या है सर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर? तो ये एक ऐसा प्रोग्राम था, एक ऐसा प्लान था जो बनाया गया था, है ना. एंड फर्स्ट टाइम इंडिया ही है ऐसी कंट्री जिसने इसको इनिशिएट किया था. तो वी कैन राइट वन मोर पॉइंट हियर, है ना. फर्स्ट टाइम इंडिया इनिशिएटेड RCH इन वर्ल्ड. ठीक है. इंडिया ही वो कंट्री है जिसने इसको फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया था. ठीक है. और इसके अलावा हम लिखें इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये है क्या. इट इज द प्लान एंड प्रोग्राम टू एट नेशनल लेवल टू अटेन reproductive health as a social goal. ठीक है. हम चाहते हैं कि यार हमारे पूरे नेशनल लेवल पे ही जितने भी आपके पास सोसाइटीज हैं जो भी है उन सब के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए. यही बस मकसद है किसका RCH का, विच इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है. कि जो बच्चे जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम से डील करते हैं, STDs हो जाती है काफी लोगों को, है ना. इवन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यार आज भी हमारे देश में कुछ मिलियंस की मात्रा में एड्स से पीड़ित लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं. तो STDs इज द बिग प्रॉब्लम, है ना. एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने है विच इज STDs. और आपको बताया कि मिलियंस ऑफ पीपल सफर फ्रॉम एड्स. तो ऐसे बहुत सारा नंबर है हमारे पास, है ना, बहुत सारा डेटा है जिसमें अगेन STDs बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. तो इसको अगेन इंप्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, RCH जो है वो इंडिया ने या गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ये है आपका RCH. थोड़ा सा और जिक्र करते हैं इसके बारे में. अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान्स एंड प्रोग्राम. तो बताया कौन कौन से प्लान थे, कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे. मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार ना. एक ब्लू कलर देखो यहाँ पे लिखते हैं लाइन से. सबसे पहला इस RCH के अंदर पहली चीज क्या की गई थी. RCH के अंदर फर्स्ट थिंग आप कह सकते हो कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन. ठीक है. काफी बच्चों को जैसे पोलियो की मेडिसिन हो गई या फिर STD से प्रिवेंशन के जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो सब कुछ किए गए बच्चों के साथ. ठीक है. सेकेंड चीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड फॉर प्रेग्नेंट मदर. ठीक है. जो भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उन सबके लिए अच्छा खाना या कुछ कुछ गवर्नमेंट जो वी कैन कुछ स्कीम्स होती हैं उनको लॉन्च किया गया इस RCH के अंदर. तीसरा स्टेप हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस अबाउट किस चीज की अवेयरनेस. यू कैन से सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट या रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स. ठीक है. रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स एंड STD. तो इनके रिगार्डिंग जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना इज व्हाट अगेन मोटिव. फोर्थ टॉपिक की बात करें विच इज व्हाट यू कैन से. इसके अलावा और क्या किया गया था. इसके अलावा आप कह सकते हो कि कुछ अवेयरनेस या नॉलेज मतलब फैलाई गई लोगों के अंदर, है ना, मतलब बांटी गई रिगार्डिंग व्हाट पोस्ट नेटल केयर. के बेबी अगर हो रहा है तो उस बेबी की केयर कैसे की जाती है, या एक मदर जो है जो प्रेग्नेंट है उसकी केयर कैसे की जाती है. तो इनके बारे में नॉलेज फैलाई गई. तो वी कैन से नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज अबाउट यू कैन से नॉलेज अबाउट फर्स्ट पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाती है ना. सेकेंड यू कैन से प्रेग्नेंट वुमेन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन.
ठीक है, इनके बारे में बताया गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन से इसमें ऑल्सो लोगों को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अगेन अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आरसीएच में बताए गए लोगों को, इसके बारे में कहा गया, तब जाके थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल में आना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा एक बात और यहाँ पे डेटा आप लिख लीजिए, वो डेटा दिया गया है ना, तो डेटा को अगर दिया गया तो उसे इग्नोर नहीं करते हैं। डेटा कुछ ऐसा हमें बताया गया है कि यार कुछ 2000 के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कुछ थी, यू कैन से 2 मिलियन। 2 मिलियन। ठीक है, और ये कब की बात है, ये है 2000 की बात। ठीक है, 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 मिलियन। ओके, एंड कुछ 2000 आई थिंक 2000 ये 19 का डेटा है ना, इट्स इन 19। तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 मिलियन थी, और फिर 2000 आते आते वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई, कुछ 6 बिलियन। कुछ 6 बिलियन, और ये भी बिलियन ही है, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग डेटा, अभी सही है। ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट। और फिर क्या हुआ, ये तो हो गया वर्ल्ड का डेटा, दिस इज अबाउट वर्ल्ड। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो उसी 1900 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी कुछ 250 मिलियन। 250 मिलियन, और 2000 में आते आते हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, कुछ 1 बिलियन। देख रहे हो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन राइज कर गई है, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर 6 बिलियन है तो उसमें से 1 बिलियन तो सिर्फ हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी। तो कब हुआ, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतना ज्यादा स्पाइक रेट से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही थी, तो इसका कारण क्या था, तो उसे आप कहते हो, ये जो समय था ना, ये समय, दिस इज द टाइम जिसे आप कहते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई क्या कारण है इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो आप क्या कारण बताएंगे, तो आप कहेंगे कि सर देखो कुछ कारण है इसके, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल की बात करूं, या रीजंस की बात करते हैं पहले, क्या रीजंस रहे होंगे इसके। पहला रीजन क्या आपको पता है, जैसे से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना, मतलब एजुकेशन आने लगी, टेक्नोलॉजी एनहेंस होने लगी, तो उस कारण से क्या हुआ, उस कारण की वजह से जो IMR एंड MMR जो था ये डिक्लाइन मार गया। व्हाट इज IMR एंड MMR, इट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मदर मोर्टलिटी या मैटरनल मोर्टलिटी रेट। ठीक है, तो जो बेबी है या जो मदर है उनकी डेथ जो है वो बहुत कम होने लग गई थी। ठीक है, उसके अलावा वी कैन से कि टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो डिसीज थी वो भी कम हो गई है। डिसीज कम हुई है तो अगेन डेथ भी कम हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी राइज कर गई, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ी है ना, इस कारण से भी कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो है वो अब इंक्रीज होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का। बाकी इनके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कैसे हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोलिंग पॉपुलेशन के कारण ऐसे हो सकते हैं कि आप इंसेंटिव दे सकते हो, गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव दे सकती है लोगों को कि भाई एक छोटी स्मॉल फैमिली ही आप रखो। कुछ स्लोगन्स चालू कर सकते हैं, जैसे हम दो हमारे दो, है ना, तो कुछ फैमिली प्लानिंग्स जो हैं वो की जा सकती हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव एज है, लाइक फॉर मेल्स इट्स 21 एंड फॉर फीमेल इट्स 18, इस रिप्रोडक्टिव एज को भी इंक्रीज किया जा सकता है। ये भी एक तरीका है क्या, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। तो इससे कंट्रोल की अगर मैं लिखूं तो कैसे कंट्रोल हो सकती है पॉपुलेशन, तो फर्स्ट इंसेंटिव, ठीक है, दूसरा कुछ स्कीम जैसे कि हम दो हमारे दो, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो जो रिप्रोडक्टिव एज है उसे इंक्रीज कर दिया जाए, रिप्रोडक्टिव एज जो है ना उसे इंक्रीज करें, लाइक फॉर द मेल इट्स 22, 22 से ज़्यादा होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस पार्ट, और आते हैं थोड़ा सा आगे, एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो बात कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, पहले मैं यहाँ पे लिस्ट बना के दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। ठीक है, वंस वी कंप्लीट नेचुरल मेथड्स वी विल टॉक अबाउट बैरियर मेथड्स। व्हाट्स हैपनिंग टुडे, बैरियर मेथड,
ठीक है। बैरियर के बाद हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक जो कि है आईयूडीज के बारे में। आईयूडीज के बाद फोर्थ हम बात करेंगे ओरल पिल्स के बारे में, जैसे आपका मिनी पिल हो गई है ना, और माला डी, माला एन, सहेली, इनकी बात हम करेंगे। ठीक है। फिफ्थ टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इमरजेंसी पिल या इम्प्लांट्स हो गए है ना, या फिर इंजेक्शंस हो गए, इनकी भी बात कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद सिक्स टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा इमरजेंसी पिल्स, और लास्ट हम बात करेंगे कुछ परमानेंट मेथड्स की, परमानेंट कहो या फिर सर्जिकल मेथड्स की बात करो, है ना, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, उनकी हम बात कर लेंगे। तो ये सारी बातें हमें करनी है। और अगर आप ध्यान दें तो यार 1 से लेके 6 तक जो है ना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि एक टेम्पररी मेथड्स, मतलब कि जब तक एक कोई कपल इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है तब तक उसमें इनफर्टिलिटी है, लेकिन जैसे ही इनको इस्तेमाल करना बंद किया, वापस से फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला तरीका है परमानेंट, इसमें क्या होता है, अगर इसमें इस प्रोसेस जो कि होगा वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, अगर ये करवाया जाए तो इन दैट केस जो फर्टिलिटी है उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज योर नेचुरल मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, है ना, नेचुरल मेथड्स के साथ। तो ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स आपको दिखाए गए हैं प्रॉपर्ली स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं ना। कॉन्डम्स हो गए और ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस हो गई, है ना, वजाइनल रिंग्स हो गई, आईयूडीज की हम प्रॉपर्ली बात करेंगे, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। ठीक है। और इंजेक्शंस हो गए, है ना, बीसी इम्प्लांट्स होते हैं, इसकी भी बात करेंगे, ऐसे अंडर आर्म्स जो है लेफ्ट साइड में लगा दिए जाते हैं। डायफ्राम्स हो गए आपके, है ना, कोइटस इंटरप्टस, इट इज अ नेचुरल मेथड। कैलेंडर मेथड हो गए। डूशिंग हमें नहीं पढ़ना है ना, मगर डूशिंग इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रासेप्टिव वे, जिसमें एक फीमेल जो है वो स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर जो है वो वेजाइना में एकदम से पुश करती है, जिससे क्या होता है सारे के सारे स्पर्म्स जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, मगर हमें नहीं पढ़ना। पैचेस भी हमें नहीं पढ़ना इतना कुछ, है ना। ये आपकी कुछ क्रीम्स हैं, फॉर्म्स होती हैं, ये सब भी तरीके हैं, मगर हमें जो मेन पढ़ने थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। हमें मेजरली यही वाले तरीका जो है ये पढ़ने हैं, ये वाले पार्ट्स। ठीक है। हमें सिर्फ ये पढ़ने हैं। तो स्टार्टिंग विद दैम, और सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। स्टार्टिंग विद द नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि यार ये नेचुरली होने वाले हैं, हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये नेचुरली होंगे तो हम इस पर प्रॉपर्ली फेथ भी नहीं कर सकते। हो सकता है कभी कभी ये मिस हो गए, और अगर कोई ये मिस हो गए तो फिर भाई घर में कोई नया मेहमान आने वाला होगा फिर, है ना, तो उसको वो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। बट हाँ, इट इज ऑल्सो अ मेथड जो कि पहला है कैलेंडर मेथड, है ना। कैलेंडर मेथड क्या होता है, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा समय, एक ऐसा पीरियड जो कि फर्टाइल पीरियड है, तो उस वाले पीरियड के अंदर हम कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट नहीं लेंगे। नो इंटरकोर्स, नो इंटरकोर्स। ठीक है। तो ये वो समय है जो कि एक रिस्क वाला समय है ना, इस पर कुछ नहीं करना है। बाकी हाँ 1 से लेके 7 डे और 20 से लेके 25, 28 या 32 डेज तक जो है ये कैसा, ये आपका इनफर्टाइल पीरियड हो सकता है। ठीक है। अब सर इस समय पे क्यों नहीं करना है, बिकॉज आप जानते हैं 14 डेज व्हाट, 14 डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है और जैसे ही एग रिलीज हो रहा है और वहीं पे स्पर्म पहुंच गया तो फिर आएगी खुशखबरी, पक्का आएगी, है ना। तो वो रोकना है हमें। सर फिर 13 डे क्यों नहीं, 12 डे क्यों नहीं, क्योंकि ये वो समय है, आपको पता है कि एक स्पर्म की वाइबिलिटी कितनी होती है, बताओ भाई, सवाल है आपके लिए, स्पर्म की वाइबिलिटी कितनी होती है, दैट इज 72 आवर्स के लिए, मतलब कि 3 दिन के लिए। तो अगर को मान लो 14th डे पे ओवुलेशन होने वाला है, एग रिलीज होने वाला है, और इससे कुछ 3 दिन पहले स्पर्म पहुंच गया, भाई स्पर्म तो 3 दिन तक जिंदा रहेगा, वो 3 दिन तक वेट करेगा इसके लिए, तो 3 दिन बाद भी तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना। तो इससे 3 दिन पहले आओ, मतलब कुछ 11वां दिन या फिर 10वां दिन मान लो, है ना, आगे पीछे हल्का हल्का हो सकता है। तो 10th डे से पहले अगर स्पर्म आता है तो अल्टीमेटली वो 14वें दिन तक तो सर्वाइव नहीं करेगा किसी भी तरीके से। ठीक है। तो देन इट्स अ सेफ पीरियड, है ना। लेकिन 10 दिन के बाद अगर स्पर्म आया तो फिर मतलब बहुत पास है ना, उस खुशखबरी वाले दिन के लिए, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे ही 3 दिन पहले और ऐसे ही 3 दिन बाद तक ये रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए डे 14 से लेके 19 और डे 14 से पहले वाले डे 8, तो आज से लेके 19th डे जो होता है, ये जो समय है ये एक फर्टाइल पीरियड है, इस टाइम पे कोई भी इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। इस मेथड को आप कहते हो क्या, कैलेंडर मेथड। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कैलेंडर मेथड। तो यू कैन से इट इज द मेथड विच में अवॉइड क्वाइटस, है ना, फ्रॉम डे 10 टू डे
17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और वी कैन से फर्टाइल पीरियड टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन, ठीक है। कॉन्सेप्शन इज हैविंग द बेबी। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट वेरी डिपेंडेबल फॉर द मेल्स विद द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल्स जो कि जिनकी इरेगुलर फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इस पे रिले नहीं कर सकती, इस पे भरोसा नहीं कर सकती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी तरीके को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। इसी को आप कहते हो रिदमिक मेथड, या इसी को एक और नाम से जानते हैं विच इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो कुछ इसके दूसरे नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा नेचुरल तरीका है जो कि है सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट, है ना। ऑल्दो इट्स नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी, मगर हाँ फिर भी एक तरीका है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। और ये टॉपिक किसी और चैप्टर से लिंक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है ना एक फीमेल का, उसको एक फीमेल चेक करती है। अगर वो बहुत थिक है ना, इस तरीके से अगर वो थिक है, थिक सर्वाइकल म्यूकस, तो इन दैट केस इट इज अ सेफ पीरियड, इट इज द सेफ पीरियड। लेकिन अगर कोई बिल्कुल एक तार की तरह है, अ वेरी थिन, बहुत पतला सा है, तो इन दैट केस इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सेफ, ठीक है। तो ये एक ऐसा समय है जब एक ओवुलेशन हुआ होगा, तो अगेन इट इज नॉट अ सेफ पीरियड, जो कि अगेन पता होना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप कौन सा होता है, विच इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये तीसरा तरीका है, नेचुरल वे है। इसमें क्या होता है, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, विच इज व्हाट, मिल्क वाला पीरियड, है ना, मिल्क इंजेक्शन, मिल्क फीडिंग टू बेबी, ठीक है। बेबी को मिल्क दिया जा रहा है, तो ये एक ऐसा समय है जब आप जानते हैं कि जब लैक्टेशन, एक ऐसा समय आता है जब मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो मिल्क प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रोलैक्टिन। और जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है, वो आप जानते हैं कि ये इंड्यूस करवा देता है, या फिर एक ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसके पास, आपके गोनाडोट्रोपिन, या फिर हम कहते हैं हाइपोथैलेमस के पास। और उससे क्या होता है, उससे आप जानते हैं अल्टीमेटली FSH LH की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और उससे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है। इससे क्या होता है, ओव्यूलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ये जो समय है, ये जो पीरियड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये कब तक चलता है, ये 6 महीने तक चलता है, ठीक है। तो अगेन 6 मंथ तक है तो सही, मगर इट इज स्टिल नॉट सो मच रिलायबल, ठीक है। तो यू कैन रीड इट हियर, अप टू फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द बर्थ फेलियर रेट जो है इसका हाई होता है। हो सकता है कोई फीमेल जो है ना, उसके केस में कुछ टाइम तक तो रिलीज हुआ ये मिल्क वाला पार्ट, लेकिन कुछ टाइम के बीच में एक ब्रेक आ गया, और जहाँ पे वापस से क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया। तो यहाँ तो हो गए मजे, है ना, यहाँ तो मतलब एक नया बेबी आ गया। जिस बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग चल रही थी वहाँ पे एक और बेबी आ गया, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी उस केस में ना। तो इसलिए इट इज ऑल्सो नॉट रिलायबल प्रोसेस। और लेकिन हाँ नेचुरल वे है, और इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब इट्स अ स्पेसिंग वे ऑल्सो। किसी अगर यू नो लैक्टेशन एमेनोरिया की वजह से होता क्या है कि भाई 6 महीने के बीच में कोई बेबी नहीं कर पाएगा, तो इट्स अ स्पेसिंग मेथड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लास्ट है आपका कॉइटस इंटरप्टस, जो कुछ नहीं है, बस एक ये मेल्स के लिए है। ये किसके लिए, ये मेल के लिए है, और ये फीमेल के लिए था, ठीक है। लास्ट वाला भी किसके लिए था, ये भी फीमेल्स के लिए, एंड इससे पहले वाला भी किसका था, ये भी फीमेल्स के लिए, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेल्स के लिए। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, ये मेल को करना पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि यार अगर मान लो प्री इजैकुलेशन हो गया तो वो डिसएडवांटेज है इसकी, है ना। और या फिर मेल माइट नॉट बी एबल टू विड्रॉल एट द राइट टाइम, दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज, है ना। तो यहाँ पे तो भूल हो जाएगी, अब भूल हो गई तो उस भूल का फिर भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी मेहमान आ जाएगा घर पे, है ना। दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि नेचुरल मेथड के साथ है, मगर नेचुरल मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ा इसमें हमने, तो नेचुरल मेथड में हमने बात करी है किसके बारे में, वी हैव टॉक अबाउट द कॉइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, और कैलेंडर मेथड, जिसे आप रिदमिक मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टेंसिस के नाम से भी जानते हैं। तो वी हैव डन फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि है बैरियर मेथड, ठीक है, जो कि है बैरियर मेथड। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला कॉन्डम्स। कॉन्डम्स किसके लिए होते हैं, आपके मेल्स के लिए होते हैं, ठीक है। इट इज फॉर द मेल, और इट इज रीयूजेबल, सॉरी इट इज नॉट रीयूजेबल। इसको वापस से रीयूज नहीं कर सकते, मगर हाँ दे प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, प्रिवेंट फ्रॉम
एसटीडीज, है ना। इससे पहले कोई भी ऐसा तरीका हमने नहीं पढ़ा जो कि एसटीडी से प्रिवेंशन देता है, लेकिन ये जो कॉन्डम्स हैं दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द एसटीडीज ऑल्सो, ठीक है। तीसरा, ये किससे बने होते हैं? रबर से, या कुछ मेल्स को रबर से एलर्जी होती है तो ये कई बार लेटेक्स से भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि ये जो है दीज आर दे प्रोवाइड प्राइवेसी टू यूजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेसी टू यूजर? इसका मतलब है कि वो यूजर जो है वो इसे खुद से यूज कर सकता है। ऐसे नहीं कि उसको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से फिर उसको इसको इम्प्लांट या बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्सन जो है या जो पर्सन है वो इंडिविजुअली खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो इसके लिए कोई नर्स, कंपाउंडर या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो होगा फेमिडॉम्स। फेमिडॉम्स आर नथिंग बट फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है। इनके बारे में भी ये सेम के सेम सारे के सारे सेम पॉइंट है। पहली बात, इट इज नॉट रीयूजेबल, लेकिन हाँ दे प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, ठीक है, एसटीडी से प्रिवेंशन देते हैं। और तीसरा, यू कैन से प्राइवेसी टू यूजर्स, ठीक है। एक तीसरा और हमें पढ़ना है जो कि छोटा सा मेंशन किया गया एनसीईआरटी के अंदर, विच इज वॉल्ट्स या फिर डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप, ठीक है। ये भी कुछ एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप ध्यान रखना। ये जो है ये प्रिवेंशन नहीं देते, किससे? दे डू नॉट गिव प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडी, नो प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडी, लेकिन हाँ दे आर रीयूजेबल। इसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब एक बार वॉश किया, वॉश करने के बाद वापस से इसको रीयूज किया जा सकता है, फाइन। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल जो आप देख सकते हैं आपके सामने, है ना। निरोध इज व्हाट? निरोध इज अ मेल कॉन्डम, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अलावा कुछ और भी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बैरियर मेथड्स में आपकी कुछ स्पर्म जो वी कैन से फॉर्म्स भी आती हैं, कुछ आपके टैबलेट्स भी आती हैं, है ना। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, क्रीम्स, ये भी आती हैं। तो वी कैन से क्रीम, जैसे कि आपका डेल्फिन जो है ये नॉन ऑक्सिनॉल जो है 9 इसके अंदर होता है, विच इज द स्पर्मिसाइडल एजेंट, इट्स अ स्पर्मिसाइडल एजेंट। कौन? नॉनऑक्सिनॉल, ठीक है। और जेलीज कौन कौन सी हैं? ये कुछ जेलीज के नाम है। फॉर्म टैबलेट्स होती हैं, एरोसोल फॉर्म, जो कि टैबलेट्स को रखोगे तो वो एकदम फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वहाँ के स्पर्म्स को मार देगी। बट स्टिल ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो कि है आईयूडीज। तो बैरियर मेथड्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आते हैं तीसरे टॉपिक जो कि है आईयूडीज के बारे में। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग यू टू दिस स्लाइड, और यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आते हैं तीसरे पार्ट पे जो कि है आईयूडीज, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं बिकॉज बहुत ही इजी टॉपिक है, आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे, है ना। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। बात करते हैं आईयूडीज के बारे में। आईयूडीज क्या होते हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सबसे पहली बात इस टॉपिक के बारे में, इट इज मोस्टली used contraceptive method in India, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा तरीका है? वो है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये कुछ इस तरीके से यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर देते हैं, हालांकि ये इतने बड़े नहीं होते, बहुत छोटे से होते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखाया है, ठीक है। तो ये जो है ना, दीज आर व्हाट? दिस इज द आईयूडीज, ठीक है। अलग अलग तरह के होते हैं। आइए बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। 3 तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। पहले होंगे आपके नॉन मेडिकेटेड इंसर्टेड आईयूडीज कहते हैं इनको। दूसरे होते हैं मेडिकेटेड या फिर इनको हार्मोनल आईयूडीज भी कहते हैं, हार्मोनल आईयूडीज। और तीसरे जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। ये तीसरे वाले आईयूडीज हैं। आइए इनके एग्जांपल्स लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले का एग्जांपल अगर हम लिखेंगे जो कि है नॉन मेडिकेटेड, इसका एग्जांपल लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा आपका फर्स्ट वन, दैट इज
लिपेज लूप, लिपेज लूप, ठीक है। लिपेज लूप जो है एग्जांपल है किसका, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बैरियम सल्फेट, BaSO4। ये जो बैरियम सल्फेट है, इट इज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, इट इज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट जो कि स्पर्म्स को किल कर देता है, ठीक है, इट किल्स द स्पर्म। तो पहला है आपका नॉन मेडिकेटेड, एग्जांपल क्या है, लिपेज लूप। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कौन है, जो कि है मेडिकेटेड हार्मोन आयोडीज। इसमें दो एग्जांपल्स है, पहला है प्रोजेस्ट्रा सर्ट और दूसरा है LNG20 विच इज नथिंग बट लिवोनोगेस्ट्रॉल, लिवोनोगेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दो एग्जांपल्स किसके, मेडिकेटेड के। और लास्ट आता है आपका कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। तो इसमें एग्जांपल्स आप क्या लिखेंगे, इसमें एग्जांपल्स आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे दो एग्जांपल्स हैं, एक है CUT, एक है CU7 और एक है आपका मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। क्या करते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, तो पहली बात तो ये कॉपर रिलीज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दिस इज व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दिस कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। मगर इसका एक बात आपको ध्यान रखना है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो है ना, इनको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। क्यों रिप्लेस करना है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से इसका लिंक्ड आंसर है। बिकॉज कॉपर जो है वो रिएक्टिव होता है ना, वी कैन से कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ना, तो ये अपने इसके आसपास, इस यूट्रस के आसपास जो कैल्शियम होगा ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये खराब हो जाएगा। तो इसे हर 2-3 महीने में जाके डॉक्टर के पास जाके इसे वापस से री इम्प्लांट करवाना पड़ता है। तो क्वेश्चन भी आया इस पर कि क्या हमें कॉपर आयोडीज को एक बार लगवाने के बाद वापस से रिप्लांट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, गलत, पड़ती है जरूरत, ठीक है। बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो ये आपके हो गए कौन से, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, मेडिकेटेड हार्मोन्स और आपके नॉन मेडिकेटेड हार्मोन्स। तो लिपेज लूप में क्या होता है, बैरियम सल्फेट विच इज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, दूसरे हैं प्रोजेस्ट्रासर्ट और आपके LNG20। इसमें मेजॉरिटी कौन से होते हैं, इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स कौन से वाले, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो जैसे कोई अगर फीमेल इन वाले इस आयोडीज को इंसर्ट करवाएगी, तो उससे क्या होगा, इसके इंसर्शन की वजह से बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। इनके हाई होने की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा किसके पास, आपके हाइपोथैलेमस के पास। और जैसे ही नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपके FSH LH इनके नंबर को कम कर देगा, और जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होने वाली, तो इससे क्या होगा, ओवुलेशन रुक जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। कौन सा, आयोडीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्लेस इनसाइड द यूट्रस, कोई प्राइवेसी नहीं है, ये डॉक्टर ही इसको इंसर्ट करते हैं या कोई नर्स इंसर्ट करती है। नेक्स्ट, वाइडली यूज इन इंडिया, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और चौथा, रिप्लेस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आई एम डैम श्योर कि वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख भी सकते हैं। आता है नेक्स्ट, जो कि है आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। तो बात करते हैं इनकी ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस। तो दीज आर ऑल्सो 3 टाइप्स, जैसे पहले वाली 3 तरीके की थी, ये भी आपके 3 तरीके की होती है। बात करते हैं पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, जो कि है पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन सी होती है, विच इज यू कैन से कंबाइंड पिल। दूसरी होती है POP विच इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, है ना, POPs कहते हो उसे। और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। बात करते हैं इनकी कि ये तीनों की तीनों कैसे काम करती है।
तो देखो यार, जैसे कि इसका नाम ही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो क्या है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो कुछ ऐसी टैबलेट्स फॉर्म में होंगी। पहली बात तो ओरल है तो मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में होंगी। तो अगर कोई फीमेल जो है शी डजंट वांट कि यार मेरे को इम्प्लांट चाहिए या मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो शी कैन गो विद दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो। ठीक है। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं तो इसमें होते क्या है, इसमें हॉर्मोन्स होते हैं, और ये हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव नेचर इसका आ पाता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस ये क्रिएट करती है, जिस वजह से क्या होता है, या तो ओवुलेशन नहीं होगा या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होगा। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए पहले वाले में कि ये जो मेडिकेटेड हार्मोनल आईयूडीज है ना, ये यूट्रस को भी हॉस्टाइल बना देती है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। ठीक है, तो दे कॉजेस नो इम्प्लांटेशन, इनके होते इम्प्लांटेशन नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों पे। लेट मी जस्ट मेक अ सेपरेशन ताकि वापस से, पहले बात करते हैं स्टेरॉइडल के बारे में, नॉन स्टेरॉइडल। तो अगर ये नॉन स्टेरॉइडल है मतलब इसमें ना तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, ना तो इसमें कोई प्रोजेस्टेरॉन होगा, और ना ही इसमें कोई ईस्ट्रोजन होगा। अब सर दोनों ही नहीं है तो काम कैसे करेगी? दोनों ही नहीं है तो काम कैसे करेगी? बात तो सही है ना? तो पहले तो एग्जाम्पल समझो। इसका एग्जाम्पल है सहेली। इसका एग्जाम्पल है सहेली। कहाँ बनाई गई थी पहली बार, ये क्वेश्चन आता है। इट वॉज फर्स्ट मेड इन CDRI विच इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में, है ना? यू शुड गो टू दिस प्लेस, कभी आपका चक्कर लगे तो इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। CDRI विच इज अ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसे एक और नाम से जानते हैं इस नॉन स्टेरॉइडल सहेली को, वंस अ वीक पिल। वंस अ वीक पिल। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम ले रही है तो स्टार्टिंग के 2 महीने तक इसको ट्वाइस अ वीक पिल कहते हैं, और फिर उसके बाद जनरली इसको एक वीक में एक ही बार लेना पड़ता है। ठीक है, और से स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए इसको एक वीक में 2 बार लेना पड़ता है, ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ एंड देन वंस अ वीक द रेगुलर मंथ्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए ट्वाइस अ वीक, और इसके बाद फिर वंस अ वीक पिल, इसे क्या कहा जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इसमें इसमें एक हार्मोन भी है, दैट इज सेंट्रोक्रोमेन भी पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता रहा था इसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन अगर नहीं है तो क्या करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये मेंटेन करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अब इनर लाइनिंग तो है नहीं तो प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, तो वी कैन से नो प्रोलिफरेशन। किसका? नो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं है, अब अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं है तो क्या इम्प्लांटेशन होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। वाह, है ना? इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला। अब इम्प्लांटेशन अगर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं सर देखो ओवुलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, बस इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा। तो वी कैन से क्या इसमें ओवुलेशन होगा? यस सर। क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं? यस सर। क्या इसमें इम्प्लांटेशन होगा? नो सर, इसमें इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इसमें इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इस बात को ऐसा नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इट्स अबाउट द नॉन स्टेरॉइडल पिल। बात करते हैं सेकंड वाले जो कि है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। तो नाम से आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन भरा होता है ना? बहुत ही सिंपल। क्या होता है इसमें? प्रोजेस्टेरॉन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मिनी पिल, एग्जाम्पल है कमेली, ठीक है। और हाँ, कुछ एग्जाम्पल और मुझे याद आएंगे तो बताऊंगा आपको मैं। और इसके बाद तीसरा है आपके पास कौन? कंबाइंड पिल्स। ये क्या है? इसमें आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही पाए जाते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही पाए जाते हैं। और इसे इसके एग्जाम्पल है आपके सबसे इंपॉर्टेंट माला डी एंड माला एन। इनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म हियर।
तो ये कुछ माला डी माला एन है, ये माला डी की पिक्चर आपको दिखाई गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ टैबलेट्स फॉर्म है ना। एक गोली का पत्ता है, इस गोली के पत्ते में क्या आप देख पा रहे हैं कुछ ब्लैक कलर की टैबलेट्स है। ये ब्लैक कलर की टैबलेट्स जो है क्या है, ये आयरन टैबलेट्स है। आयरन टैबलेट्स कितनी टैबलेट्स देख पा रहे हो आप इसमें, 7 टैबलेट होंगी। ठीक है, ये आपकी 7 टैबलेट्स हैं और बाकी 7×3 7 की 3 लाइन है व्हाइट वाली की। व्हाइट वाली जो है ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिच टैबलेट्स होती हैं। बात करते हैं कैसे काम करेगी ये। तो मान लो एक फीमेल की कोई भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट डे से लेके 28th डे तक, जो कि एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। कोई अगर आपसे पूछे कि यार मुझे ये बताओ कि एक किसी भी फीमेल का कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल है तो उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन जो होता है ना, डे ऑफ ओव्यूलेशन जो होता है वो बराबर होता है वी कैन से रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल जितने भी दिन की है उस फीमेल की, उसमें से माइनस कर दो 14, उसमें से माइनस कर दो 14, वो है क्या, डे ऑफ ओव्यूलेशन, वो है क्या, डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक फीमेल है उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कितनी है, वो है 34 डेज की, तो क्या आप मुझे आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर को रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो है 38 या 34 ले लो, 34 डेज की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किस डे पे ओव्यूलेशन होने वाला है, डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, मुझे जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आते हैं इस टॉपिक पे वापस। तो 28 दिन की साइकिल है, तो 28 में से आप लास्ट में से माइनस कर दो। भाई लास्ट में से माइनस करना है ना, आगे से मत करना सिंपली। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि मान लो 50 डेज की लाइफ साइकिल है, मतलब 50 डेज की क्या है, एक साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल किसी फीमेल की। मैंने कहा बताओ डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, तो आपको 50 में से 14 माइनस कर देना है। 50 में से 14 माइनस कर देना है, कितना आया, 36 आएगा। तो 36 पीछे से किया है मैंने ये, मतलब 50 अगर है तो 50 में से लास्ट के 14 काट दो, कितना बचा, 36 बचा। 36th वाला जो डे है ना वो होगा डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना है। इस साइकिल में 28 है, 14 हटा दो, कितना बचा, 14। तो 14th जो है वो है डे ऑफ ओव्यूलेशन। यहाँ पे ओव्यूलेशन होना होता है अक्सर, अगर कोई टैबलेट्स नहीं खाई है तो इस दिन ओव्यूलेशन होगा। अब हुआ क्या, ये टैबलेट्स का कुछ ऐसा सा सीन रहता है कि यार डॉक्टर कहते हैं या एनसीईआरटी बोलती है कि स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 5वें दिन तक किसी भी दिन इस टैबलेट को या इस टैबलेट का कोर्स चालू कर दो। अब चाहे वो आप पहले दिन करो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन। हम मान लेते हैं कि 5वें दिन किसी एक फीमेल ने, है ना, ये एक फीमेल है, इसने इस टैबलेट के कोर्स को चालू किया। ठीक है, अब उसे करना क्या है, 5वें दिन से लेके 25th दिन तक उसे लगातार ये टैबलेट्स खानी है। कौन सी वाली, व्हाइट वाली। कौन सी वाली, व्हाइट वाली। इसको व्हाइट टैबलेट्स खानी है, व्हाइट टैबलेट्स खानी है ये वाली। कितनी हो गई, 7 3 21, और देखो डेज गिन लो, 5 के बाद 6 आता है, 6 से लेके 25 तक कितने हो गए, 20 दिन हो गए ना। 6 से लेके 25 तक कितने दिन हो गए, 20 डेज। और 5th वाले को भी गिनोगे, 5th वाले, 5th दिन खाई है ना दवाई, 5th को भी गिनोगे तो 21 डेज हो गए। तो 21 डेज और 21 टैबलेट्स, तो 21 डेज तक क्या खाई है उसने, व्हाइट टैबलेट्स खाई है। अब इस दिन हुआ क्या, ये जो टैबलेट्स खाई थी इन टैबलेट्स में था क्या, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ये था। अब अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको, हाइपोथैलेमस को, और वो क्या करेगा, वो आपके LH एंड FSH की मात्रा को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होने वाला, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होने वाला। आपको पता है ना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करेगा, जो कि फॉलिकल्स डेवलप करवाएगा। फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होंगे, ग्राफियन फॉलिकल में। अब वो तो हो ही नहीं पा रहे हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा तो फिर ओव्यूलेशन भी नहीं होगा 14 डे पे। तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ, मतलब ये वो समय है जब कोई भी कपल्स जो हैं वो इंटरकोर्स में जा सकते हैं, बिकॉज ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इन दैट केस। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने पहली बात तो ओव्यूलेशन से बचा लिया, इसने ओव्यूलेशन से नहीं होने दिया, ओव्यूलेशन बचा लिया। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उससे सर्वाइकल म्यूकस भी थिक होते जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, सर्विकल म्यूकस कैसा होगा, थिक होगा।
तो भाई यहाँ से स्पर्म ऊपर भी नहीं आ पाएंगे बिकॉज ये थिक हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये भी एक स्टॉपिंग बैरियर की तरह काम कर रहा है। तीसरा, मान लो अंदर भी आ गया, मान लो ओवुलेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया। तीसरा, ये इम्प्लांट नहीं होने देगा। तीसरा, ये इम्प्लांट नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन से भी प्रिवेंट कर देगा। ये इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा। तो ये तीनों तरीके से प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है कौन? आपका ये वाली टैबलेट्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 5th डे से लेके 25th डे तक उसने टैबलेट्स को लिया है। यहाँ पे कोई ओवुलेशन नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो टैबलेट्स लेना बंद कर देगी तो उस दिन क्या होगा? उस दिन आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन का एंड ईस्ट्रोजन का लेवल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो क्या होता है? एंडोमेट्रियम शेड कर जाती है और यहाँ पे क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। तो इस वाले दिन 26, 27, 28, ठीक है, 26, 27, 28 ये 3 दिन क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। फिर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, तो 4 दिन और 3 दिन कितने हो गए? 7 दिन। तो 7 दिन तक उसे कौन सी टैबलेट्स खानी है? आयरन की टैबलेट्स, ताकि एनीमिया ना हो जाए बिकॉज ऑफ द एक्सेस ब्लीडिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि इस दिन में और इस दिन में क्या होगी? ब्लीडिंग होने वाली है। तो मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, मतलब कि एनीमिया होने के चांसेस होंगे। तो इन दैट केस उसे क्या खानी है? आयरन टैबलेट्स खानी है। आयरन टैबलेट्स खानी है जो उसको डॉक्टर इस टैबलेट के पत्ते में दे रखा हो। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन तो कर दी है वैसे आपके लिए ना। अगर कोई डाउट हो तो मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 28 डेज तक ये साइकिल होती है। 14 डे पे ओवुलेशन होना था, उसी को होने से रोकना है हमें। ठीक है, तो पहले से 5वें दिन के बीच में कभी भी खाना स्टार्ट कर दो। मान लो 5वें दिन से स्टार्ट करिए तो 5वें दिन से लेके 25 दिन तक लगातार टैबलेट्स खानी है, बीच में मिस नहीं करना है। ठीक है, लगातार टैबलेट्स खानी है। तो इस टाइम पे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ज्यादा होंगे तो LH FSH नहीं होगा और इसकी वजह से फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, तो मतलब ओवम रिलीज नहीं होगा। तो ये वाला सेफ पीरियड है। अब इसके बाद क्या होगी? मेंसेस चालू होगी बिकॉज टैबलेट्स खाना बंद कर दिया है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, उससे क्या होगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट के गिर जाएगी। तो इस टाइम पे मेंसेस होने वाली है और इस टाइम पे भी मेंसेस होने वाली है। तो इस मेंसेस में एनीमिया ना हो जाए इसलिए आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, नाउ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे और वी आर डन विद दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस ऑल्सो। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आपकी माला डी जो है ये काम करती है, ऐसे आपकी माला डी जो है वो काम करती है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया एक बार टिक मार्क कर ले। वी आर टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। आते हैं नेक्स्ट इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस पे। इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस पे, ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट तरीका। इमरजेंसी नहीं, पहले हम पढ़ते हैं आपके इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इम्प्लांट्स के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इम्प्लानॉन और नॉरप्लान्स। ठीक है, और इंजेक्शंस के एग्जांपल आप लिख सकते हो जो कि होगा DMPA। ये आपके सिलेबस में नहीं, आप इसे काट भी सकते हो। ठीक है, तो ये होते क्या है? ये कुछ ऐसे इंजेक्शंस है या फिर कुछ ऐसे इम्प्लांट्स जो है ना, ये किससे बने होते हैं? ये सिलिका की पतली पतली सी रॉड्स होती हैं ऐसी ना, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 सिलिकन रॉड, जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर आप पड़े होते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है। तब होता है क्या कि इसको सब क्यूटेनियसली कहां पे इंजेक्ट करते हैं? सब क्यूटेनियस, मतलब स्किन के अंदर हल्का सा ऐसे कट लगा के, और इसके अंदर जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। क्यों? ताकि ये दिखे ना किसी को। ठीक है, तो इसलिए लेफ्ट आर्म के अंदर इसको इम्प्लांट कर देते हैं और फिर ग्रेजुअली क्या होता है? ये जो रॉड्स हैं इनमें क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है, ये धीरे धीरे फटेगा और धीरे धीरे फट के इसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकल के बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा और ऐसे क्या होगा? फिर ओवुलेशन नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ इट्स अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, बाकी इंजेक्शंस भी हैं कुछ, है ना, और पिल्स से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मगर सम फीमेल विच लाइक हु डोंट वांट टू गो विद द इंजेक्शंस, दे कैन जस्ट गो विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। फिर आता है आपका स्टेरिलाइजेशन मेथड, है ना। इससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? लेट्स टॉक अबाउट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं? ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि मान लो अगर को भूल हो गई, है ना, या फिर अगर को कोई जो आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था वो काम ही नहीं किया, अब प्रेगनेंसी होने वाली है तो उसको बचाना पड़ेगा। और उसे कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए कुछ अगेन मेडिसिन आती हैं जो कि इमरजेंसी वाले टाइम पे आपको लेनी पड़ेंगी और सिर्फ 3 से 5 दिन के अंदर अंदर लेनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि वैसे भी फर्टिलाइजेशन जो है वो कितनी देर में हो जाता है?
जैसे ही कोइटस हुआ, कोइटस के 3-4 घंटे बाद जो है ना वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं रोक पाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होने वाला है इम्प्लांटेशन। तो हम किसको रोक सकते हैं, हम इम्प्लांटेशन को रोक सकते हैं। तो ये क्या करेगी, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। कैसे नहीं होने देगी, ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देगी। तो वी कैन से यूज आफ्टर द क्वाइटस ऑफ 72 आवर्स, तो 72 घंटे के अंदर अंदर इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। यूज व्हेन द कपल फॉरगॉट टू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव बिफोर द क्वाइटस, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज नहीं कर पाए, है ना, वो भूल गए, हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। तो इन दैट केस दिस इज द मेथड। और इसके अलावा आईयूडी इंसर्टेड 3 to 5 days ऑफ कोइटस कैन एक्ट एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आईयूडीज भी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम कर सकते हैं, मगर कब, 3 से 5 दिन के पहले पहले। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, तो 7 दिन का समय है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर यूट्रस के अंदर आईयूडीज को लगा दिया तो आपको पता है यूट्रस जो है हॉस्टाइल बन जाएगा और वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो ये तरीका है। और लास्ट, इट्स अ हाई डोज ऑफ हार्मोन, तो इससे फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल पे अफेक्ट पड़ सकता है अगर कोई इसको लिया जाए तो, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या है, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, फीवर हो गया, हाई ब्लीडिंग हो गई, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, डिजीनेस हो गई, और चांसेस ऑफ सर्वाइकल या फिर ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स डेंजरस, मगर जरूरत पड़ी तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसके, इमरजेंसी पिल्स का, ठीक है। लास्ट मेथड आता है आपका स्टेरिलाइजेशन, विच इज द परमानेंट मेथड, विच इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसमें 2 आएंगे, पहला आएगा वासेक्टोमी, दूसरा आएगा ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड सेकंड इज वासेक्टोमी। अब क्या है ये ट्यूबेक्टोमी, क्या है ये वासेक्टोमी, तो इट्स अ मेथड फॉर मेल एंड फीमेल। कौन सा मेल के लिए, कौन सा फीमेल के लिए, दिस वन इज फॉर फीमेल एंड दिस वन इज फॉर मेल। आपको बस ओरली बता दे रहा हूँ, वासेक्टोमी में क्या होगा, सिंपली आपके पास वॉस डिफरेंस जो आपको पता हो, है ना। इफ दिस इज लाइक टेस्टिस है, टेस्टिस के पीछे कौन होता है, एपिडिडाइमिस, और इस एपिडिडाइमिस से निकलती है कौन, वॉस डिफरेंस, जो कि ऐसे लूप बना के इस यूट्रस के पीछे से आती है और सेमिनल वेसिकल में ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये वॉस डिफरेंस को काट के इसको इस तरीके से टाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से काट के, इसे काट के और ऐसे इसको बांध देंगे। तो उससे क्या होगा, पहली चीज क्या हुआ, इससे इससे आप जानते हैं कि पहली चीज तो भाई, क्या स्पर्म बनेंगे, यस स्पर्म बनेंगे। क्या सीमन के अंदर स्पर्म होंगे, नहीं, सीमन तो यहां से बनता है और स्पर्म यहां बनते हैं, और इसके बीच में तो काट दिया हमने इसको, तो वी कैन से सीमन विदाउट स्पर्म, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, क्या एक मेल इजैकुलेशन कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा भाई, सीमन तो बन रहा है ना, तो वी कैन से मेल कैन इजैकुलेट, मेल जो इजैकुलेट अभी भी कर सकता है, ठीक है। तीसरा, वासेक्टोमी करवाने के इंस्टेंटली, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली काम करना स्टार्ट कर देगा, इट इज नॉट इंस्टेंट वर्किंग शो नहीं करता, या इंस्टेंट इफेक्टिव नहीं है। कम से कम 3 महीने तक उस मेल को क्वाइटस नहीं करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है कि ये जो बची हुई वास डिफरेंस है इसमें स्पर्म्स प्रेजेंट हो। तो उस पर्सन को, जो पर्सन जिसने वासेक्टोमी करवाई है, उसको 3 महीने तक के बीच में कई बार इजैकुलेशन तो करना है, मगर क्वाइटस या इंटरकोर्स में पार्ट नहीं लेना है, अदरवाइज प्रेगनेंसी हो सकती है। 3 महीने बाद जो है वो कर सकता है, उसके बाद फिर परमानेंटली क्या हो चुका है, कोई भी स्पर्म्स नहीं बचेंगे और परमानेंटली ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्या टेस्टोस्टेरोन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मर्दानगी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काफी लोग सोचते हैं कि यार वासेक्टोमी से क्या होता है, मर्दानगी कम हो जाती है, इसलिए वो करवाते नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ माइन्यूट सर्जरी, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, यहाँ पे मैं आपसे पूछ चुका, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मेंस्ट्रुएशन होगा, यस सर बिल्कुल होगा। दूसरा, यहाँ पे भी सेम चीज है कि इफ दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज फ्लोपियन ट्यूब, तो फ्लोपियन ट्यूब को हल्का सा काट के और इसको टाई कर देंगे, बांध देंगे, तो क्या ओवुलेशन होगा, यस सर बिल्कुल होगा। ओवम तो बन ही रहा है ना, ओवम तो रिलीज हो रहा है, ओवुलेशन तो हो रहा है,
क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्या फर्टिलाइजेशन होगा? तो नो सर, बस स्पर्म आ तो जाए लेकिन स्पर्म ओवम यहाँ पे है और बीच में अलग हो गए, ब्रिज टूट गया है, पुल टूट चुका है, तो मीटिंग तो होगी नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, है ना? क्या हार्मोन्स रिलीज होंगे? यस सर, हार्मोन्स भी रिलीज होंगे। क्या इम्प्लांटेशन होगा? नो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाया, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होने वाला। तो ये कुछ कहानियां जो होने वाली हैं किस केस में? ट्यूबेक्टोमी के केस में। यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमने जो ट्यूबेक्टोमी है इसको यहाँ से सीज कर दिया है, या फिर मेल्स वाले केस में ऐसे वास्ट डिफरेंस थी, इसको इस तरीके से काट के हमने इसको टाई कर दिया है, ठीक है? दिस इज वास्ट डिफरेंस एंड योर ट्यूबेक्टोमी। तो आई थिंक दिस भी, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, एंड वी आर डन विद दिस पार्ट। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, विच इज अबाउट ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है? तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जहां हमने कंप्लीट किए हैं आपके सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। हमने बात कर ली है RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, आइए उसे भी खत्म कर लेते हैं ताकि हमारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं STDs के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट STDs। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक इट फास्ट। दिख रहा है ना आपको? मैं इसे बड़ा करूं क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको याद होने चाहिए कौन सी बीमारी कौन सा पॉजिटिव एजेंट कॉज करता है ना। तो क्लेमाइडिया जो है इट इज कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, दूसरा है गोनोरिया इज कॉज बाय नेजेरिया गोनोराई, सिफाइलिसिस इज ट्रैपोनोमा पैलिडियम, और ट्राइकोमोनास जो है ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी का वायरस करता है। जेनाइटल हर्पीस जो है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV करता है। एड्स आप जानते हैं HIV करता है। और लास्ट जेनाइटल वॉर्ड्स या सर्वाइकल जो कैंसर है इट इज कॉज बाय द HPV विच इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है? पैपिलोमा नहीं है ये, पापी है एक नंबर का, पापिलोमा, ठीक है? तो इट इज ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ठीक है? दिस इज व्हाट, ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। इसमें से ये लास्ट वाले 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिफालिसिस इंपॉर्टेंट है, गोनोरिया इंपॉर्टेंट है, बाकी भी एक बार देख लेना, इन सबको याद कर लेना, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हो गया, बात कर लेते हैं MTP के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट MTP प्लस ART। व्हाट इज दिस MTP? MTP is medical termination of pregnancy। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस केस में करवा सकते हैं? अबॉर्शन एक तरह का, ठीक है? अबॉर्शन करवाना तो कब करवा सकते हैं? लीगल कब है? लीगली कब करवा सकते हैं? पहला, अगर को मान लो जो IUDs लिए थे वो फेल हो जाए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मान लो किसी एक हॉस्पिटल से या प्रिस्क्राइब कराया गया था लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए, तो इन दैट केस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है। दूसरा, अगर को मदर की हेल्थ को नुकसान हो, मदर की हेल्थ डेंजर में हो, है ना? मान लो अगर फीटस की वजह से मदर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है या फिर मदर की डेथ हो सकती है, तो इन दैट केस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है, ठीक है? मतलब बेबी को किल किया जा सकता है। तीसरा, अगर को बेबी जो है या जो फीटस है उसमें कोई जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है, कोई जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है, इन दैट केस MTP भी करवाई जा सकती है। चौथा, अगर कोई रेप केस है तो इन दैट केस ऑल्सो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है ये भी करवाई जा सकती है। दीज आर द वे कब कब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड की बात करें जो कि है ART, तो ART क्या होता है? इट इज असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है इसमें? इसमें कुछ प्रोसेस आने वाले हैं, जैसे कि ICSI, जैसे कि ZIFT, जैसे कि गिफ्ट, जैसे कि IUI या IUT, ठीक है? IUT या फिर IUI, ठीक है? ये हो गया। हाँ, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, दैट इज ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है? बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या होगा कि मान लो, पहली बात तो 2 चीजें हैं, ये इन विवो भी हो सकता है और इन विट्रो भी हो सकता है। मैं पहले बात कर रहा हूँ इन विट्रो के बारे में।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या आपको पता है विट्रो का मतलब क्या होता है? विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड कहां पे? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब में होने वाली फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखो इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक किसी मेल के स्पर्म को, एक ऐसा मेल जो कि सफर कर रहा है किसी प्रॉब्लम से, है ना, या फिर फीमेल फर्टाइल नहीं है, तो इन दैट केस हम मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को निकाल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। तो दिस इज व्हाट वी हैव द ओवम एंड दिस इज व्हाट वी हैव द स्पर्म। ठीक है, अब इनका हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवा के एंड फाइनली वी विल जस्ट इंसर्ट द जाइगोट। एक टेस्ट ट्यूब में जो हमें जाइगोट मिला है, इस टेस्ट ट्यूब में जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट को हमें इम्प्लांट करवाना है बॉडी के, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो हम कहेंगे भाई देखो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में है। अगर को तो ये जाइगोट की स्टेज में है, जाइगोट या फिर अप टू 8 सेल स्टेज। क्या आपको याद है 8 सेल स्टेज कहां पे थी? फ्लोपियन ट्यूब में थी, एंड इट वाज वेरी सिमिलर टू द जाइगोट। जैसा जाइगोट होता है वैसे ही 8 सेल स्टेज होती है, जैसे आप मॉडुला कहते हो, है ना, मॉडुला इज अ सॉलिड मास सेल। ठीक है, तो ये दोनों सेम सेम है। तो इसे आप कहां पे इंप्लांट कराओगे? यू विल इंप्लांट दिस इनसाइड द फ्लोपियन ट्यूब। तो कहां पे इंप्लांट कर दोगे? इन द फ्लोपियन ट्यूब। क्यों सर फ्लोपियन ट्यूब में क्यों किया, यूट्रस में क्यों नहीं किया? भाई अगर ये आपका यूट्रस है, आप जानते हैं, है ना, और यूट्रस में क्या इंप्लांट होता है? यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट जाके इंप्लांट होती है, जो कि काफी सारे सेल का स्ट्रक्चर है। इट्स लाइक मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वो जाके इंप्लांट होती है। अभी तो हमारे पास सिर्फ 8 सेल्स हैं, तो 8 सेल तो यहाँ पे होंगे ना, फिर वो अपने आप ही ग्रेजुअली डिवाइड करेंगी और यहाँ पे अपने आप मूव कर जाएगी वापस से। ठीक है, इसी कारण से अगर कोई सेल जो हमारे पास जाइगोट है, अगर वो जाइगोट है या फिर 8 सेल तक का स्ट्रक्चर है, तो उसे हम कहाँ पे इंप्लांट करेंगे? वी विल इंप्लांट दिस इन फ्लोपियन ट्यूब। दूसरा, अगर को वो 8 सेल से ज्यादा का स्ट्रक्चर है, मोर देन 8 सेल स्ट्रक्चर, तो उसे हम इंप्लांट कर देंगे इनसाइड, है ना, उसे हम इंप्लांट कर देंगे इनसाइड यूट्रस। फिर हम उसे यूट्रस में इंप्लांट कर देते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक जब उसे हम फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम नाम देते हैं क्या? वी कॉल दिस टेक्निक एज अ ZIFT. What is this ZIFT? ZIFT is zygote intrafallopian ट्रांसफर। फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और अगर को उसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसे हम नाम देते हैं क्या? We call this IUT, which is intrauterine transfer. Intrauterine transfer. ठीक है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो ये हो गया आपके पास दो प्रोसेस, कौन सा? IUT और ZIFT। बात करते हैं गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट उनके लिए कराया जाता है जो कि ऐसी फीमेल्स जो कि ओवम को नहीं बना सकती। ठीक है, फॉर दोज फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जिनकी बॉडी में ओवम नहीं बन पा रहा है, उसको हम गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा मान लो। ठीक है, एक ओवम जो है उसे हम गिफ्ट कर दे रहे हैं। तो दिस इज द गिफ्ट, जहां पे आप क्या करोगे? जहां पे आप एक ओवम को फीमेल ट्रैक के अंदर इंसर्ट करवा दोगे। ठीक है, तो इंसर्शन ऑफ, फुल फॉर्म क्या है इसकी? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और यू कैन से इंसर्शन ऑफ ovum in fallopian tube. Insertion of ovum in fallopian tube. This is what? This is gift. ठीक है, this is what gamete intrafallopian transfer और insertion of ovum in the fallopian tube. तो यहाँ पे हम करके रहे हैं। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जिफ्ट और गिफ्ट में डिफरेंस क्या है?
जिफ्ट में भी हम फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं, ओवम को और स्पर्म को रख दे रहे हैं, ठीक है सर। और जिफ्ट में भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, गिफ्ट के अंदर भी सेम हो रहा है कि हम एक ओवम को और एक स्पर्म को रख दे रहे हैं कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब में, इन फ्लोपियन ट्यूब। अब डिफरेंस ये है कि यार जिफ्ट वाले केस में हम उसे बाहर टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना दे रहे हैं, उनका फ्यूजन करवा के फिर रख रहे हैं, तो इट इज फ्यूज्ड, इट इज फ्यूज्ड विच इज अ जाइगोट, विच इज अ जाइगोट, है ना, विच इज अ जाइगोट। और ये कौन है, इट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज अ जिफ्ट। ये पूरा प्रोसेस कौन सा है, ये पूरा प्रोसेस जिफ्ट वाला प्रोसेस है, ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस है उनको अलग अलग रख दिया हमने, एक स्पर्म को और एक ओवम को आपके फ्लोपियन ट्यूब में अलग से रख दिया है, तो दिस प्रोसेस यू कैन से इट इज अनफ्यूज्ड, ये खुद से फ्यूज होंगे अपने आप से, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ गिफ्ट। हमने एक बस एक ओवम को गिफ्ट किया है, बाकी कुछ हमने नहीं किया, बस एक ओवम को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट गिफ्ट इट इज, हो गया, गिफ्ट हो गया। और एक होता है आपका एआई विच इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लास्ट कितने हो गए, ये हो गया आपका पहला वाला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा जो है विच इज एआई। एआई इज व्हाट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, यहाँ पे ये वो वाले मेल्स हैं जिनके पास या कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो इरेक्टाइल डिसऑर्डर है या फिर ओलिगोस्पर्मिया हो रखा है। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया इज जिसका 20 मिलियन पर इजैकुलेशन से भी कम काउंट होता है, इजैकुलेशन स्पर्म काउंट, ठीक है। जिनका इतना स्पर्म काउंट होता है उसे उसे कौन सी प्रॉब्लम है, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। और दूसरा इरेक्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है कि स्पर्म्स आर नॉट कैपेबल टू फर्टिलाइज द ओवम, तो इन दैट केस उस स्पर्म का क्लॉट बना के कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म्स को इंसर्ट करवाता है इनसाइड द फीमेल ट्रैक, ठीक है। वो होता है आपका एआई। और एक लास्ट और बच गया विच इज लास्ट है, फाइनल लास्ट, ठीक है। लास्ट इज व्हाट, दैट इज ICSI which is intra cytoplasmic sperm injection, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ओवम लिया और इसमें हमने कर दिया एआई वाज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि हमने एक छोटी सी पतली सी माइक्रो इंजेक्शन के अंदर, इस पतले से इंजेक्शन के अंदर हमने स्पर्म डाला और इस इंजेक्शन को हमने इंसर्ट कर दिया इनसाइड द ओवम, और यहां से इस स्पर्म को इसके अंदर रिलीज करवा दिया। तो एक ओवम के अंदर हमने स्पर्म को रिलीज करवाया, तो इसे हम कहते हैं क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म के अंदर इन स्पर्म को इंजेक्ट करवा दिया फॉर दोज मेल जो कि ओलिगोस्पर्मिया से सफर कर रहे थे, उनके लिए ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो शेयर वी कंप्लीट ऑल दीज पार्ट्स, कौन कौन से, ICSI विच इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, IUT हो गया, और लास्ट में कौन सा पढ़ा हमने, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो वी हैव डन ऑल दीज 8 टेक्नोलॉजी ऑल्सो। और एक ये लास्ट स्लाइड मैंने आपके लिए लिख के रखी है ना, आप इसको बाद में एक बार रीड भी कर सकते हैं। या मैंने कुछ लिखी हैं बातें आपके लिए, जैसे कि एमिनोसिंथेसिस क्या होता है, ये क्या क्या कर सकता है, अल्ट्रासाउंड में ये कब किया गया था और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है आप जानते हैं फर्स्ट टाइम कब प्रैक्टिसाइज किया था, 1970s के अंदर, है ना। एसटीडीज के इन्फेक्शंस मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि इचिंग होगी, फॉल डिस्चार्ज होगा, पेन, रैशेज आएंगे बॉडी पे, है ना, ब्लीडिंग होगी, फीवर होगी और इन्फ्लामेशन होगा। इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी, डेथ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर स्टिल बर्थ, ये क्या है, ये एसटीडीज के इफेक्ट होते हैं। कोई एक फीमेल अगर फीमेल जो है अगर वो एसटीडी से सफर कर रही है तो उसके साथ ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और एसटीडी का दूसरा नाम क्या है, वेंट्रल डिसीज या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो कुछ डिसीज है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वर्ड्स और HIV इन्फेक्शन, ये नॉन क्योरेबल होते हैं, इन्हें क्योर नहीं किया जा सकता। यहाँ हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं हमारे इस चैप्टर को जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और हमने क्या क्या पढ़ा इसमें एक बार रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी RCH के साथ, RCH कंप्लीट कर लिया। फिर हम आए आपके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो हमने कंप्लीट किया।
नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, आईयूडीज के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में हमने बात की, इम्प्लांट्स के बारे में और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स और सर्जिकल मेथड्स, ये सारे मेथड्स पढ़े। फिर हम आए आपके नेक्स्ट टॉपिक जो कि था यू कैन से, हमने बात करी किसकी, वी टॉक अबाउट व्हाट आई एम फॉरगेटिंग, हाँ, फिर हमने इसके बाद बात करी आपके जो टर्मिनेशन थी, है ना, जैसे कि एमटीपी के बारे में, एआरटी के बारे में, है ना, आईसीजेडआई, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब कुछ बात करी। और एट द लास्ट हमने कंप्लीट किया टॉपिक विद योर एसटीडीज विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, है ना। और एक होमवर्क मैंने आपको दिया है रीड करने के लिए, उस वाले पैराग्राफ को, उस पेज को भी रीड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नोट आपको मिल जाएंगे, उनको नोट डाउन, मतलब उनको आप प्रॉपर्ली डाउनलोड कीजिए। और आइए अब लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, इस टॉपिक पे आए हुए कुछ पीवाईक्यूज। तो भाई अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, चैप्टर को रिवाइज भी किया होगा, है ना। चलिए, तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, आई एम डैम श्योर कि एक बार क्वेश्चंस और लगा लो यार, है ना। क्वेश्चंस के बाद जो कॉन्फिडेंस आपके मन में होगा ना, मतलब चैप्टर छूना ही नहीं है फिर तो दोबारा से, बस वन शॉट खोलना है, फटाक से रिवाइज करना है, नोट्स को रिवाइज करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट्स इट, ठीक है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से और आराम से चिल करके बैठो और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ो, आंसर दो, पढ़ो, आंसर दो, पढ़ो, आंसर दो, ठीक है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रखे हैं वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ताकि दमदार तरीके से प्रैक्टिस हमारी हो जाए, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री in the world to initiate the action plans and the programs at the national level to attain the total reproductive health as a social goal। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम शुरुआत करी थी आरसीएच की। देखिए आंसर, आई होप कि आपने आंसर टिक लगाया होगा एंड द करेक्ट आंसर शेयर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है वो इंडिया में कब इनिशिएट हुए थे, तो वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। वो मैंने आपका ना एक पेज जो लिख के लाया हूँ वो आपको पढ़ना है खुद से, वहाँ लिखा हुआ है ये वाली बात, ठीक है। तो कब हुआ था मैं आपको बता दूं, 1951 में, है ना। इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम बाद ही, हालांकि हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी थी, है ना, भुखमरी छा रखी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, पर स्टिल हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी ध्यान दिया और हमने आरसीएच प्रोग्राम्स लॉन्च किए और फाइनली लोगों को समझाया कि भाई ये नहीं कि लाइन से बच्चे लगा दो, है ना, छोटी फैमिली, छोटा परिवार, हैप्पी परिवार, सुखी परिवार, ये बातें बताना स्टार्ट किया। तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड्स सम प्रोटेक्शन अगेन एचआईवी। तो कौन है जो एचआईवी या फिर एसटीडीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्डम्स हो गए और फेमिडॉम्स, ये दो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि एसटीडीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है आईवीएफ टेक्निक इंक्लूड्स ZIFT। IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है। तो जिफ्ट या फिर AI या फिर IUT या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं सारे के सारे क्या हैं, आपको पता है, हम एक जाइगोट को बाहर निकालते हैं, मतलब ओवम स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं, फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट्स द ओवुलेशन। इनमें से कौन है जो कि ओवुलेशन नहीं होने देता। तो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सोचो ध्यान से, सोचो ध्यान से। तो पिल्स, डिपो प्रोवेरा और नॉर प्लांट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि यार पिल्स क्या है, पिल्स आर आपके ये क्या है, दीज आर अगेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। डिपो प्रोवेरा इज व्हाट, आल्सो एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये आपके नॉर प्लांट्स हो गए, ये भी इम्प्लांट्स हैं, दोनों क्या है, दीज आर इम्प्लांट्स। और लास्ट ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी हैं जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नाम से पढ़ के आई थिंक आप क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे, है ना। देखें ऑप्शन नंबर डी, पीरियोडिक एब्सेंसेस, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कैलेंडर मेथड भी कहते हैं या इसी को रिदमिक मेथड भी कहते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि 10th डे से लेके 18th डे तक, 17th डे तक क्या होता है, इट्स अ पीरियड ऑफ फर्टिलिटी जहाँ पे कॉइटस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर दिस एसटीडी एंड एड्स। तो एसटीडी एड्स के लिए इनमें से कौन है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डायफ्राम्स हो गए या फिर स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स हो गई, कॉन्डम्स हो गए या फिर लैक्टेशनल एमेनोरेगा। तो आई थिंक चारों के चारों नाम आपके लिए बहुत ही कॉमन हो चुके होंगे
और सही जवाब निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्डम्स, है ना। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? ये एक नेचुरल तरीका होता है। स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स क्या है? बैरियर तरीका है। और डायफ्राम्स भी क्या है? बैरियर तरीका है। ठीक है, अगला सवाल, नॉन स्टेरॉइडल का एग्जाम्पल दो। सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें बताई थी। CDRI कहाँ पे बनती है, फर्स्ट टाइम कहाँ बनी थी, वंस अ वीक पिल कहते हैं उसको, है ना। और ये ओवुलेशन सॉरी इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, तो सारी बातें हमने की थी, है ना। तो व्हाट वी कैन से, ऑप्शन नंबर सी सहेली इज व्हाट, द नॉन स्टीरोइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि ओवुलेशन होने देगी, फर्टिलाइजेशन होने देगी, मगर इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? बिकॉज इट्स नॉन स्टेरॉइडल। तो इसमें ना तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा ना ही ईस्ट्रोजन निकलेगा। इसका मतलब दोनों ही कम हो जाएंगे, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो चुके हैं तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाएगी और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी। इनमें से कौन सा हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी है? तो लिपेज लूप, या फिर कॉपर 7, LNG20, या मल्टीलोड 375। तो अगर क्वेश्चन पूछता कॉपर रिलीजिंग आईओडी, तो आंसर मेरे ख्याल से फिर आपका CU7 होता, लेकिन अभी सिर्फ इसने पूछा है आईओडी, है ना। हाँ, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन इज व्हाट, मेडिकेटेड, और मेडिकेटेड का एग्जांपल आई थिंक आप सोच पा रहे हैं। तो लिपेज लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है, CU7 कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल है, और LNG और मल्टीलोड 375 ये भी किसका, ये भी एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं लिख दूं यहाँ पे, इट इज हार्मोनल रिलीजिंग, it is copper releasing, it is also copper releasing, it is non, और ये non you can say hormonal, ये non medicated, it is non medicated। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज टाई अप, ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली, या स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को रिमूव कर देंगे, या यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे। तो बहुत इजी है ना, बिल्कुल ही पिद्दू सवाल है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब की जो कट लगा के उसे टाई कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे आप जानते हैं ओवुलेशन तो होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म का इंट्रोडक्शन इनटू अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, या फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द ओवा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू अ हस्बैंड ऑफ अ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द ओवा, या आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टू अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनमें से क्या है, सोचिए और बताइए मुझे। तो शेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज द आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। ठीक है, उसको क्लॉट बना के कॉन्सेंट्रेट करके उसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा तरीका है? तो आई थिंक नाउ यू गॉट दिस, दैट इज IUDs। ठीक है, और पूछे पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो है कॉन्डम्स। ठीक है, अगला सवाल कह रहे द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का परमिसिबल यूज कैसे, लीगली आप उसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? डिटरमाइनिंग द जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज, या अनबॉर्न फीटस का सेक्स पता लगाने के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर। सोचो, देखें ऑप्शन नंबर ए, नोट्स पढ़ोगे सब आएगा समझ में। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस एक तरीका है जिससे कि एक फीमेल की एक फीटस के जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज को हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, तो पिल्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इज दिस थायरॉक्सिन, इज दिस LH, या AH, या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगला सवाल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन, LH, तो हम जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अगला सवाल, a contraceptive pill prevents ovulation by blocking the fallopian tube, या inhibit FSH and LH, stimulate the FSH and LH, या फिर causing the immediate degeneration of released ovum। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो ओवुलेशन कैसे रोकती है? कैसे रोकती है? अगर को FSH और LH इंक्रीज होगा तो फिर ओवुलेशन प्रमोट होगा, लेकिन अगर को FSH और LH को कम कर दिया जाए तो इन दैट केस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कम है, तो इसकी वजह से फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, इस वजह से ओवुलेशन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब वाली बात हो रही है,
इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो किसे ट्रांसफर करोगे? जाइगोट को, 8 सेल वाले एम्ब्रियो को, 8 सेल से ज्यादा वाले को, या 8 सेल से कम वाले को, या दोनों को? मतलब ऑप्शंस पढ़िए, आप बताइए मुझे आंसर। देखें, चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। या तो आप जाइगोट ट्रांसफर कर दो, या फिर आप 8 सेल से कम वाला स्ट्रक्चर उसे ट्रांसफर कर दो इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। अगर कोई यूट्रस में करना है तो 8 सेल से बड़े वाले को करना पड़ेगा, है ना, 8 सेल से ज्यादा वाले को करना पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फॉर द गिवन ऑप्शंस। तो देखिए, करें सॉल्व कर लिया। कह रहा है दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, बिल्कुल सही बात है। ये सर्विक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये जो सर्विक्स है इसको ऐसे कवर करवा लेते हैं, इसको ना ऐसे कवर कर देता है कौन? डायफ्राम्स, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तीसरा, दे इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, नो, यूट्रस में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल, नो। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है, बाकी सारी गलत, बाकी सारी गलत है। अगला सवाल देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस से कौन सी चीज आप पता नहीं लगा सकते? तो एमनियोसिंथेसिस से आप हमेशा जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पता लगा सकते हो। यहाँ पे कौन सा वाला है जो जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है? तो वो है जॉन्डिस, है ना, जॉन्डिस आप पता नहीं लगा पाओगे। अगला सवाल, द परमिसेबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस को लीगली कहाँ यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला सवाल देखो, फीटस सेक्स कैन बी डिटरमाइंड, ये भी हमने कर लिया है ना। और द टेक्निक कॉल्ड गैमीट ट्रांस, हाँ ये देखो, गिफ्ट, गिफ्ट किसके लिए परफॉर्म करोगे? अ फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम, या कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड द यूट्रस, या फिर हुज सर्वाइकल कैनाल इज वेरी नैरो, या कैन नॉट प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो किसके लिए आप गिफ्ट इस्तेमाल करोगे? तो फॉर द फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम, जो ओवम नहीं बना पाएगी, उसके फैलोपियन ट्यूब में हम ओवम को और स्पर्म को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज ट्रू। कौन सी बात सही है, आपको ये बताना है। तो रीड द ऑप्शन बाय योरसेल्फ एंड केयरफुली ऑल्सो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दे आर द नेचुरल वेज, भाई नाम ही है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, तो नेचुरल वेज ही तो है ये, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एमटीपी को 1971 में लीगलाइज किया गया था। सेकंड, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस द चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबुलेशन इज कॉल्ड एज अ इनफर्टिलिटी। तीसरा, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है प्रिवेंट करता है गैमीट फॉर्मेशन। चौथा, एमटीपी जो है दे आर रिलेटिवली सेफ अप टू 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो भाई पढ़ो ध्यान से, कौन कौन से ऑप्शंस इनमें से सही हैं आपको ये बताना है ना। एंड लेट्स डिस्कस द आंसर टुगेदर। भाई ऑप्शन नंबर ए तो सही है ना। एमटीपी जो है उसको 1971 में फर्स्ट टाइम लीगलाइज किया गया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के, है ना, उस टाइम पे एमटीपी जो है वो लीगलाइज था। सेकंड चीज, इनएबिलिटी टू कंसीव और टू प्रोड्यूस अ बेबी, एक बेबी को बना पाना, या इनएबिलिटी, है ना, सक्षम ना हो पाना किसी एक बेबी को बनाना 2 साल तक अनसेक्सुअल प्रोटेक्टिव कोएबुलेशन की वजह से। तो अगर मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जा रहा है 2 साल तक, मतलब लाइक स्टिल द बेबी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, सो दैट इज व्हाट हम उस चीज को कह सकते हैं कि भाई इनफर्टिलिटी उन कपल्स में हो रखी है। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट्स द गैमीट फॉर्मेशन, इट इज रॉन्ग। सर्जिकल मेथड से गैमीट बनना नहीं रुकते, गैमीट का ट्रांसफर होना जरूर रुक जाता है, मतलब मीटिंग रुक जाती है उनकी, ठीक है। लास्ट है, एमटीपी आर रिलेटिवली सेफ 14 वीक, नो। कौन कौन सी सही है? फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, कह रहा है चूज द ऑप्शन गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कौन सी बात सही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। Generally chances of contraceptions are nil until the mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Last, contraceptions pill may be taken up to 1 week after the coitus prevent conception. सोचो और बताओ मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें
ऑप्शन नंबर ए तो देखो सही है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ होती है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हालांकि नई एनसीईआरटी या फिर कुछ रेफरेंस बुक जो है इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी कहती है, ठीक है। इसके अलावा यू कैन से इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव इन नेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट वाला सही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक, तो एक हफ्ते बाद अगर लोगे और इससे पहले कॉइटस हो चुका है तो वो काम नहीं करेगी, दिस इज रॉन्ग। और जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर निल अंटिल, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड या वी कैन से फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी चीप, ऐसा नहीं कि यार एक कॉन्डम जो है वो 10,000 रुपये का आ रहा है, कोई नहीं लेगा, ठीक है। तीसरा, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड प्रोवाइड प्राइवेसी टू यूजर, ऐसे नहीं कि उसे हर बार जाके किसी एक नर्स या फिर फॉर फीमेल नर्स एंड फॉर द मेल्स किसी डॉक्टर से जाके उसे इम्प्लांट करवाना पड़े। इट शुड बी प्राइवेसी टू यूजर्स, उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा आप कह सकते हो इट शुड नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल डिजायर में वो इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट यू कैन से कि इट शुड हैव द लीस्ट साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रॉपर्टीज, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज इसमें से देख लो, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इट शुड बी इनइफेक्टिव, नो, इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद द लीस्ट साइड इफेक्ट, दिस इज करेक्ट। इट शुड बी इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्ट, नो। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। Which of the following contraceptive is one of the most widely accepted method of contraception? कर चुके हैं, छोड़ दो, किया है ना हमने। इंडिया में मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है? आईयूडीज। अगला एग्जाम्पल दो हॉर्मोनल आईयूडीज के, ये भी कर चुके हैं, है ना। आपको पता है LNG-20 इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, है ना। कौन सी वाली है जिसमें आपके हॉर्मोन्स का रोल प्ले होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? मैच करो, देखें ऑप्शन नंबर यही है, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एमेनोरिया पिल्स, हॉर्मोन्स का इस्तेमाल किसमें है? लैक्टेशन एमेनोरिया में आप जानते हैं हॉर्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, पिल्स में भी हो रहा है और कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी पिल्स में भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीनों में क्या होते हैं? हॉर्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो होता है, ठीक है। अगला सवाल, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है इनमें से? लिपेज लूप एंड मल्टीलोड 375, वॉल्ट, LNG, मल्टीलोड, प्रोजेस्ट्रासर्ट, कौन सा पूछा? हार्मोन्स के बारे में, ओके। लास्ट प्रोजेस्ट्रासर्ट और आपके LNG-20, ठीक है। प्रोजेस्ट्रासर्ट, मैं एक बार इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लूँ क्या? द वन दैट आई रॉट, प्रोजेस्ट्रासर्ट, यहाँ पे बस ये नहीं आएगा, ठीक है। आर हटा दो तो बाकी सब सही है, रिमूव दिस आर, प्रोजेस्ट्रासर्ट। तो कितने क्वेश्चन कर लिए? अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं क्या? चलो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है? आईयूडी वंस इंसर्टेड नॉट नीड टू बी रिप्लेस, दिस इज रॉन्ग। आप जानते हैं, है ना, आईयूडीज को रिप्लेस करना पड़ता है बिकॉज कैल्शियम इज लाइक कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो वो इजिली हट जाता है और इस कारण से क्या होता है, या वी कैन से कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, तो उस पर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगा आईयूडी के ऊपर, ठीक है। इस कारण से उसे हर बार रिप्लेस करना पड़ेगा। आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
किसी एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है इसको इंसर्ट करने के लिए। तीसरा आईयूडी जो है इंसर्ट फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। और लास्ट है आईयूडी जो है सप्रेस करता है गैमीटोजेनेसिस। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, वो गैमीटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करता लेकिन गैमीट्स के जो मोटिलिटी है उसे सप्रेस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछता करेक्ट स्टेटमेंट, तो सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंट एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। और दूसरा इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन इन द फीमेल। या एक आईयूडी है या फिर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो आपको पता होना चाहिए सहेली क्या करती है। सहेली जो है ये ब्लॉक करती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को इन द यूट्रस एंड प्रिवेंट द एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को कम हो जाएंगे तो उससे फाइनली क्या होगा, आपके प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच वगैरह भी कम होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सहेली जो है वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को बंद कर देती है, तो ईस्ट्रोजन रिसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, इससे एफएसएच नहीं होगा, एफएसएच नहीं होगा तो फिर आपके फॉलिकल्स डेवलपिंग नहीं होगा। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये सब क्या है आप जानते हैं, रीयूजेबल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, डिस्पोजल, इनमें से कुछ नहीं है। अगला सवाल कह रहे द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन। क्या होता है कॉपर्स का फंक्शन, तो दे सप्रेसेस द मोटिलिटी एंड द फंक्शनल ऑफ द स्पर्म। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग। कह रहे ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूडिंग द बैरियर मेथड्स। इनमें से कौन सा वो ग्रुप है जिसमें बैरियर मेथड्स आते हैं। बैरियर मेथड्स कॉन्डम, वॉल्ट्स, आईयूडी, सर्वाइकल कैप्स, आईयूडी, डायफ्राम्स, एब्सटेंसेस या इंजेक्शंस। कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, या दिस इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें सारे सारे क्या है, बैरियर मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन वी कैन डू। लेट मी जस्ट ब्रिंग अ नाइस क्वेश्चन फॉर यू। इसका बताओ, द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उसे क्या कहोगे आप, है ना। जब हम 8 ब्लास्टोमियर वाले सेल को इम्प्लांट करते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट कंडीशन। इज दिस जिफ्ट, आईवीएफ, गिफ्ट या फिर आईयूटी। तो देखें आंसर, इट इज कॉल्ड एज जिफ्ट, है ना। अगर 8 से ज्यादा बड़ा वाला है तो उसे आप कहो आईयूटी, उसे आप कहोगे आईयूटी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, द फॉर्म एम्ब्रियो in vitro, the male gamete is transferred into the female gamete directly. Such technique is called as, बताओ। विट्रो की बात हो रही है, देखें ऑप्शन नंबर सी, ICS है, विच इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो एक फीमेल गैमेट के अंदर डायरेक्टली हम स्पर्म को इंजेक्ट करवा रहे होते हैं। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो शेयर वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक यार इस चैप्टर में काफी क्वेश्चंस किए, काफी मेहनत करी है हम लोगों ने, है ना। साथ में की है, अंत तक की है। और ऑब्वियसली इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। और दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, है ना। एंड इफ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक विद फ्रॉम मी, है ना, आपको कोई टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है तो आप सिंपली उस मेरा नाम सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, लक्ष्य सर, और उसके बाद आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप नीट निकेतन भी लिख सकते हैं। और बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को चेकआउट जरूर कीजिए, है ना। आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए, अपना बेनिफिट निकालिए, है ना। बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। और है ना, रही बात नीट की, तो यार नीट में जो सवाल हम कर रहे हैं ना, वो सवाल इतने इस लेवल के हैं कि यार इतनी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, तो नीट का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यार जो बायो में आप छोड़ के आ जाओ, बायो में जो आप छोड़ के आ जाओ। तो जो क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, और साथ में जो पार्ट अगर आप टेस्ट भी प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर रहे हो, तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, है ना। सारा कुछ स्मूथली चलेगा। लेट्स टेक एवरीथिंग पॉजिटिव। अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दो। हमने भी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने भी अभी लेक्चर्स कुछ आना स्टार्ट हुए हैं। तो यू ऑल्सो स्टार्ट, टेक सम डेयर, है ना, और लेके बैठ जाओ बस, है ना। सोचना है ही नहीं, सिर्फ अब सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। और हमारे मेडिकल कॉलेज में हमें पहुंच के आना है, तो इसके लिए हम मिलते रहेंगे हमारी आने वाली मुलाकातों में। तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, और थोड़ी सी मेहनत का एफर्ट जो है उसको एक कदम आगे बढ़ाएं, और अपने सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करें, है ना। कंफर्ट जोन के नहीं, लेकिन एफर्ट्स के सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है। और मिलेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें।